बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। लो जी, वफाकी काबीना तश्कील पा गई है। वज़रा और एडवाइज़र्स जो हैं वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने अपने ओहदों का हल्फ़ उठा लिया है। कलमदान भी सौंप दिए गए हैं। जो नए वज़ीर आए हैं, उनको देख के ये लग रहा है मुझे कि इमरान खान की मंजी तो पहले ही ठुकी हुई है, वो उनकी मंजी मज़ीद ठुकने वाली है। और फिर अदालतों से खान साहब के तांगे जो हैं वो खाली आ रहे हैं। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो कांटों के बीज बोए थे, अब उसकी फसल पक के तैयार हो गई है और वो खान साहब को काटना पड़ेगी फसल। ये क्या सूरत हाल है, काबीना के साथ इसका क्या ताल्लुक है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जिक्र करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान एक मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में ये मुलाकात हुई है और 2 घंटे तवील मुलाकात थी ये। इस मुलाकात में क्या हुआ है और फिर जो हल्का बंदियों का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। यानी मतलब ये कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन आगे जाएंगे। वो मुलाकात में क्या हुआ है, बहुत सारी टामक टोइयाँ मारी जा रही हैं। जनाब ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, चीफ साहब ने उनको कहा होगा कि जनाब आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दें। वो मुलाकात करके जाते हैं और दूसरे दिन ही नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो उनको कहा है या जो हदायत दी है या अपना जो जहन उनके सामने रखा है, तो उसको उन्होंने नहीं माना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। यही लग रहा है ना इससे तो। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने कुछ मसाइल लेके गए हों, जो बहुत सारी रुकावटें हैं इलेक्शन की राह में, उनको दूर करना चाह रहे हों। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद पंजाब में इलेक्शन होना था ना, और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म भी जारी कर दिया था कि जनाब 14 मई को ये इलेक्शन करवाए जाएं। उसके इनकाद की राह में जो रुकावटें बयान की थी इलेक्शन कमीशन ने, एक तो अमन अम्मा की सूरत हाल थी। वो तो वजारत दिफा के कुछ लोग मिले थे, कुछ GHQ के लोग चीफ साहब से मिले थे, उन्होंने बताया था जनाब ये सूरत हाल है, अमन अम्मा बड़ा गड़बड़ है। तो लेकिन चीफ साहब ने नहीं सुनी थी उस वक्त बात, और वो डटे हुए थे नहीं जनाब इलेक्शन करवाने हैं, पंजाब में तो इलेक्शन होनी है। KP को उनका कोई ध्यान नहीं था KP की तरफ। हालांकि वो भी जो KP असम्बली है वो भी तहलील ही हुई थी, वहाँ की हुकूमत भी तो तहलील ही हुई थी ना, वो असम्बली भी तो तोड़ी गई थी। लेकिन उनका सारा जोर पंजाब में था। और जो इनकाद की राह में रुकावटें बयान की गई थी, उनमें अमन अम्मा के अलावा एक तो पैसों वाला मसला था। अब पैसों वाला कोई मसला है ही नहीं, अब तो बजट में रख दिए गए हैं पैसे। और दूसरा जो एक अहम इशू था वो ये था कि जनाब अमला दस्तयाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा था लाहौर हाई कोर्ट को कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए और रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए सेशन जजों और एडिशनल सेशन जजेस की खिदमात जो हैं वो हमें दी जाएँ इलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से साफ जवाब दे दिया गया था कि जनाब साढ़े को बंदे नहीं है, साढ़े को तो पहले केसां का बड़ा बोझ आ, तो असी थोड़ा अपने सैशन जज जे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर वास्ते या रिटर्निंग ऑफिसर वास्ते नहीं दे सकते। अब जो मेरा ख्याल है, ये मसला उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ज़रूर रखा होगा। उन्होंने कहा होगा कि जनाब फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए और ऐसा इलेक्शन करवाने के लिए जिसमें लोगों का एतमाद हो, तो उसमें अदलिया की मावनत हमें चाहिए। उन्होंने लाजमी तौर पर ये रिक्वेस्ट की होगी कि जनाब हमें सेशन जजों की जो खिदमात हैं वो फराहम कर दी जाएँ और हाई कोर्ट्स को इस हवाले से डायरेक्शन दे दी जाए। ये मेरा ख्याल है कि वो अपने मसाइल लेके गए थे, चीफ साहब ने नहीं बुलाया था। कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरखास्त दे दी है कि जो मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ है उसको कल अदम कर दिया जाए। जो उन्होंने दरखास्त कल मैंने इस पर एक मुफस्सल जो है वो विलाग किया था, उसमें वो ज़रा खुश्क सा होगा थोड़ा सा, उसमें टेक्निकलिटीज़ आइन और कानून के जो मैंने हवाले दिए थे, अब उसी पे बहस शुरू हो गई हुई है। आपने आज टीवी चैनल्स में देखा होगा, उन्हीं निकात की बुनियाद पे बातें शुरू हैं, बहस शुरू है और मुतालबे आना शुरू हो गए हैं कि जनाब इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक लीडर का बयान मैंने सुना है, फैसल कुंडी साहब कह रहे थे कि जनाब इसको इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होना चाहिए, ये आइनी तकाजा है। और मैंने उनकी दरख्वास्त के हवाले से कहा था कि जो अबहाम है कानून और आइन में तसादम या तजाद के हवाले से, वो इस दरख्वास्त से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ज़रिए दूर हो जाएगा। मैं समझ लूँ कि ये एक नेमत है और उन्होंने हल्का बंदियों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। ये
14 दिसंबर को ये हतमी नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा हल्का बंदियों का। वो कुछ लोग कहते हैं 14 दिसंबर के बाद ना फिर एतराज़ात सारा कुछ हो हवा के ना 14 दिसंबर ਨੂੰ ਹਤਮੀ ਇਜਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ नोटिफिकेशन ਦਾ हल्का बंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ हल्का बंदियां होनी 21 से इसी माह 21 अगस्त से ये उनके कार्रवाइयाँ जो इजलास वगैरह शुरू हो जाएंगे और मौजूदा हल्का बंदियाँ जो हैं वो उन्होंने आज ही से मुंजमद कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी की है। तो अब जो हल्का बंदियाँ हैं इसको मरदमशुमारी के साथ जो जोड़ा जा रहा है, मैं आज फिर कह रहा हूँ, कल भी मैंने ये अर्ज़ किया था और बहस भी यही हो रही है, ये हल्का बंदियाँ आईनी तकाज़ा नहीं है, बल्कि आइन के आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 के तहत ये तादाद जो है, अगर मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाता है, ताज़ा तरीन मरदमशुमारी के मुताबिक सीटों का तयन जो होना होता है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में 51 सब आर्टिकल 5 के तहत, वो आइन का लाजमी तकाजा है। और सीटों में रद्दोबदल ये कर नहीं सकते क्योंकि आइनी तरमीम की ज़रूरत है। और आइन एक तो असम्बली नहीं है, अगर असम्बली होती भी तब भी इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। तो और जो हल्का बंदियों वाला मामला है ना, हल्का बंदियाँ आइनी तकाजा नहीं है, कल भी मैंने जिक्र किया था। ये आइन का आर्टिकल 222 जो है वो आप देख लें, 222B, वो सिर्फ एक इख्तियार देता है हल्का बंदियों का इलेक्शन कमीशन को कि वो ना सिर्फ ये सूबाई और कौमी असम्बलियाँ जो हैं उनकी हल्का बंदी करेगा, बल्कि बल्दियाती जो हल्का बंदियाँ हैं वो भी इलेक्शन कमीशन करेगा। आइन ये इख्तियार देता है, ये एक इख्तियार है, ये लाजमी तकाजा नहीं। लाजमी तकाजा जो है वो 51 सब आर्टिकल 5 है। और फिर कल मैंने ये जिक्र किया था कि जो आइन का आर्टिकल है 48 सब आर्टिकल 5, वो ये कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे अगर असम्बली तहलील की जाती है तो नए इलेक्शन की तारीख जो कि 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं, वो तारीख जो है वो सदर मुमलकत देंगे। अब ये जो लेके बैठे हुए हैं इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन है 57 कि जनाब उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान करना है तारीख का, वो भाई मेरे उस सूरत में करना है अगर असम्बली तहलील ना हो, मुद्दत पूरी करके अगर असम्बली चली गई हो, फिर वो सदर का इख्तियार नहीं होगा, फिर वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होगा। जहाँ तो तीनों असम्बलियाँ, दो सूबाई और एक कौमी असम्बली, ये तहलील की गई हैं, तो यहाँ तारीख देना ज़रूरी है। आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर तारीख दें और 48 सब आर्टिकल 5 के तहत ये सदर तारीख देगा। ये अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना तो आप देखेंगे कि वहाँ ये मामलात, ये निकात जो हैं ये सामने आएंगे। और इसी बात पे बहस हो रही है। वो जो कहते हैं ना CCI ने ये फैसला किया था 2021 में इमरान खान की जब हुकूमत थी कि आइंदा जो इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। भाई CCI ने यही फैसला किया था ना, मरदमशुमारी की मंजूरी तो नहीं ना दी थी। अब इन्होंने मरदमशुमारी की मंजूरी दे के बाकायदा नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया। अब ये आइनी तकाजा ये 51(5) का आइनी तकाजा है, सीटों के वो जो तयन का, सीटों का जब अगर तयन होता है, तब्दीली होती है, कोई इधर उधर होती है, तो फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में इस नुक्ते पर बड़ी संजीदगी के साथ गौर होगा और बड़ी संजीदगी के साथ बहस होगी। मेरी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जो हैं मुख्तदर अख्तर शबीर साहब, उनके साथ बात हुई। मैं दरख्वास्त गुजार, वही दरख्वास्त गुजार हैं इसमें, तो उन्होंने कहा जनाब हमारी दरख्वास्त पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा हफ्ते हम ये तवक्को रखते हैं कि आइंदा हफ्ते इस केस की समाअत होगी और अगर इसके लिए फुल कोर्ट भी बना दी जाए तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। ये बड़ा अहम इशू है और बड़ा अहम मामला है जिसका हल निकालना चाहिए, आइनी हल निकालना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जनाब कुछ लोगों ने फैसला कर लिया कि जनाब फरवरी में इलेक्शन होने हैं, अक्टूबर नवंबर में नहीं होने। और फिर दूसरी बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना मार्च में अब चले जाएंगे, 90 दिन और चाहिए, 14 दिसंबर को तो वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी। तो कोई ज़रूरी नहीं 90 दिन कि 90 जो आखिरी दिन है उसी दिन पोलिंग होनी है, ये 60 दिन में भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि 54 दिन के करीब शेड्यूल के मुताबिक चाहिए होता है कंपेन कागजात कुगजात एतराज़ात और जो इलेक्शन इंतखाबी ज़रदारियाँ वगैरह है उसके लिए। तो ये अगर 14 दिसंबर को ये फाइनल हो जाता है हल्का बंदियों वाला मामला,
تو پھر اس کے بعد یہ 1 مہینہ جنوری کا اور 14 فروری کو الیکشن ہو سکتے ہیں. اور راجہ ریاض صاحب تو یہ پیشگوئی کر چکے، بلکہ خبر بریک کر چکے بقول ان کے کہ 18 فروری جو ہے اس کو الیکشن ہوگا. بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں بڑوں سے مراد تمام اسٹیک ہولڈر. اب جو بڑے ہیں انہی کی جماعتیں جو ہے رولا بھی ڈال رہی ہیں کہ جناب یہ الیکشن جو ہے وہ آگے نہیں جانے چاہیے، یہی مناسب وقت ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائے. بہرحال جو میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کی مزید منجی ٹھکنی ہے، کبھی نہ دیکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو میں آپ کو یاد ہوگا کئی ولاگز میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو غیر معمولی ریلیف ملتا تھا خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ بند ہو گیا ہوا ہے. پہلے تو خان صاحب بیمار ہو جاتے تھے نا، جناب میری ٹانگ، وہ جب یہ گرفتار ہوئے ہیں 9 مئی کو، اس کے بعد تو خان صاحب نے کبھی ویل چیئر استعمال ہی نہیں کی. پہلے ویل چیئر پہ جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. 2 ڈنڈے شنڈے پڑے ہیں ان کو خان صاحب کو، تھوڑا سا کسیٹیا کسوٹیا انہوں نے تروا شروع ہوا تو خان صاحب بالکل فٹ ہو گئے نے. ایسا علاج کیتا انہوں نے. اب خان صاحب پاؤں پہ چل کے جیل گئے ہیں. تو وہ ریلیف دیکھیں، پہلے خان صاحب بیمار ہوتے تھے اور استثناء کی درخواست بھیجتے تھے عدالتوں میں کہ جناب میں بیمار ہوں تو حاضر نہیں ہو سکتا، تو مجھے استثناء دے دیا جائے. اب جج بیمار ہو رہے ہیں. جس پچھلی تاریخ میں بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمن فاروق صاحب بیمار ہو گئے تھے. ان کے عدم دستیابی کی وجہ سے ان کے جو کیس کی سماعت ہے وہ نہیں ہو سکی تھی. تو گزشتہ روز بھی ان کا جو ڈیالہ جیل منتقلی والا کیس ہے اور جیل میں سہولتوں والا جو کیس ہے وہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں لگا ہوا تھا. وہ عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ تھے. چھٹی پہ جانے کی وجہ سے وہ جو ان کی کاز لسٹ وہ کینسل ہوگی اور عمران خان صاحب والا جو کیس ہے وہ بھی لٹ گیا. اب نئے سرے سے اس کی تاریخ رجسٹرار آفس دے گا. وہ کل بھی لگ سکتا ہے، پرسوں بھی لگ سکتا ہے، چھٹیوں کے بعد بھی لگ سکتا ہے. بہرحال وہ، اور دوسرا جو کابینہ ہے، دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ایڈوائزر آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کریں گے وہ ہیں احد چیمہ صاحب. احد چیمہ صاحب جو پہلا نشانہ تھے عمران خان کے، جو پہلا بیوروکریٹ اس بنیاد پہ گرفتار ہوا تھا اور نیب کے ہاتھوں گرفتار کروایا تھا خان صاحب نے کہ جناب شریف فیملی کے یہ بڑا قریب ہے، اس کو وعدہ معاف گواہ بناتے ہیں. پھر فواد حسن فواد کی باری آئی تھی اور احد چیمہ صاحب میرا خیال 2.5-3 سال جیل میں رہے. اور یہ صورتحال ہوگی کہ جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی. ابھی ان کی مدت پڑی ہوئی تھی. اچھا، احد چیمہ صاحب جو ایڈوائزر ہیں لیکن ان کا جو درجہ ہے وہ وفاقی وزیر کے برابر ہے، تو انہیں جو قلم دان ملا ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. دوسرے لفظوں میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سول انتظامیہ جو ہے، اس کی سربراہی جو ہے وہ احد چیمہ صاحب کریں گے، وہ فیصلے کریں گے. یہ تو جناب احد چیمہ صاحب نے کے ساتھ جو عمران نے کیا تھا یہ ذہن میں رکھیے. پتہ نہیں اب احد چیمہ صاحب اس حد تک جاتے ہیں یا نہیں جاتے جو اس نے عمران خان نے ان کے ساتھ کیا تھا. اور وہ اس وقت پنجاب کی جو بیوروکریسی تھی انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا تھا، مراسلے لکھے تھے، سڑکوں پر بھی آئے تھے لوگ ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے. عدالتوں میں بھی بڑے بڑے افسر جو ہیں وہ پیش ہوتے تھے. لیکن بھائی صاحب انہوں نے اپنا جو ہے وہ وتیرہ چینج نہیں کیا تھا، نہیں بدلا تھا. اور دوسرے جو وزیر قانون صاحب ہیں ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جناب احمد عرفان اسلم صاحب یہ کون ہے؟ احمد عرفان اسلم صاحب جو ہیں یہ کارپوریٹ سائٹ کے ایک بڑے وکیل ہیں. کلبھوشن یادو والا کیس آپ کو یاد ہے؟ وہ انڈین ایجنٹ والا جو عالمی عدالت انصاف میں گیا تھا. تو کلبھوشن یادو والے معاملے میں اس کیس میں ایک تو اشتر اساف علی صاحب اٹارنی جنرل تھے، وہ ایک ٹیم تھی باقاعدہ جس نے اس معاملے کو ڈیل کیا تھا. اور ایک خاور قریشی صاحب تھے جو لندن بیسڈ وکیل ہیں، وہ اس میں تھے، دلائل چلے انہوں نے دیے تھے. اور ایک اس میں احمد عرفان اسلم صاحب تھے. احمد عرفان اسلم صاحب جو ہیں یہ ہیڈ تھے انٹرنیشنل ڈسپیوٹس یونٹ جو ہے اٹارنی جنرل کا، یہ اس کے ہیڈ تھے. احمد عرفان اسلم صاحب وہ صاحب ہیں، یہ اشتر صاحب کے بڑے نون لیگ کے یہ قریب تھے، اس لیے تو نون لیگ کے دور میں ان کو کیا گیا نا. اور پھر عمر سیف صاحب ہیں، یہ جو آئی ٹی ہے پنجاب میں اس کے ہیڈ ہوتے تھے کسی دور میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی. اور پنجاب میں جتنے بھی یہ محکموں میں جو آپ کو کمپیوٹر شپوٹر یہ وہ اور جو سافٹ ویئر وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ سارا انہی کا کمال ہے.
और फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब जनाब, मुर्तज़ा सोलंकी आ गए हैं जनाब वज़ीर इत्तलाआत। आप उनका ट्विटर अकाउंट देख लें, पीटीआई के प्रोपेगेंडा की जिस तरह उन्होंने नफ़ी की है, अभी तक वो ट्वीट्स हैं उनके, वो मौजूद हैं, मज़ामीन जो लिखे हैं उन्होंने। अच्छा ना, पाकिस्तानी माशरे में सियासी हवालों से कई हलके हैं, कई तबकात हैं, उनमें से दो ऐसे हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। एक तो वो हैं जो इमरान खान को देवता समझते हैं, उसकी पूजा करने के लिए तैयार हैं, और दूसरे वो हैं जो ये समझ गए हैं कि जनाब ये एक शरीर सियासतदान है और इसका काम जो है ये फितना फैलाना है, ये इस मुल्क के लिए जो भी इसकी चालें हैं ये इस मुल्क का खैर खा नहीं हो सकता। और जो इनका इमरान खान का बयानिया है इसका तोड़ वही लोग कर रहे थे सोशल मीडिया पे जो ये समझ रहे थे कि इमरान एक फितना है। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं, इनका अगर ट्विटर अकाउंट देखा जाए तो इन्होंने जो तोड़ किया है वो इसी अंदाज में इन्होंने किया होगा। ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं रेडियो पाकिस्तान के। और फिर जलील अब्बास जिलानी साहब, उनका मैंने जिक्र किया था जब उनका वज़ीर आज़म के लिए नाम आया था, तो ये सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, उससे पहले ये अमेरिका में हमारे वज़ीर खारजा रह चुके हैं। सरफराज भुट्टी साहब, ये सरदारों के ख़िलाफ़ इनकी मूवमेंट थी और ये 2018 से पहले नून लीग में भी रहे हैं और अब बलोचिस्तान अवामी पार्टी से इनका तल्लक है। ये आप समझ लें कि जनाब ये राणा सनाउल्लाह की कार्बन कापी है। राणा सनाउल्लाह की बातें ज़्यादा सख्त थी, अमली तौर पे वो इतनी सख्ती नहीं कर पाए, लेकिन सरफराज भुट्टी साहब शायद उतनी बढ़के ना मारें, उतनी बातें ना करें, लेकिन अमलन इनके जो इक़दामात होंगे वो राणा सनाउल्लाह से मैं कहता हूँ कई गुना ज़्यादा सख्त होंगे। ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से इनमें कोई लचक नहीं होगी। इवन ये कुछ हमारे वज़ीर आज़म हैं अनवर अल्लाह काकड़ साहब, वो भी ये कह चुके हुए हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोग जो हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना है, मंतकी अंजाम तक पहुँचना ही पहुँचना है उन्होंने। और फिर शमशाद तख्त साहब हैं, वो ख़जाना का कलमदान उन्हें मिला है। और एक अच्छी खबर भी है कि जो स्टेट बैंक है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 8 अरब 50 करोड़ डॉलर से तजावज़ करके हुए। और मुल्की दरामदात की जो 2.5 माह की ज़रूरत है डॉलर्स की अदायगियों की, वो ये डॉलर जो है वो आसानी से पूरा कर जाएंगे। यानी 2.5 माह तक हमें कोई परेशानी की बात नहीं है दरामदात की अदायगियों के हवाले से। और फिर गौहर एजाज साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब के यारे गार हैं, उनके शायद वो टीवी चैनल्स में पार्टनर शार्टर में हैं, 24 जो है न्यूज़ चैनल उसमें, और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो बस्ता हैं और एप्टमा जो है उसके वो सरपरस्त आला है, चेयरमैन भी रहे हैं किसी दौर में। और वो इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल वगैरह की जो वजारत है वो उन्हें मिली है। अनीक अहमद साहब हैं, दुनिया टीवी में आप उनके प्रोग्राम देखते हो कि मजहबी प्रोग्राम, मजहबी वालों से बड़े आलम आदमी हैं, उन्हें वजारत मिली है। तो अब इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट वाला आंसर है आहत चीमा डील करेंगे, और वजारत दाखिला वाला जो मामला है वो सरफराज भुट्टी साहब डील करेंगे। और फिर जो इत्तलात, जो प्रोपेगेंडा है इनका, उनका तोड़ करेंगे मुर्तज़ा सोलंकी साहब। तो इस तनाज़र में आप देख लीजिए कि इमरान खान के लिए आने वाले दिन जो हैं वो मज़ीद परेशानी का बायस होंगे। ना इनका प्रोपेगेंडा चलेगा, उसका तोड़ करने के लिए एक माकूल आदमी जो है वो मौजूद होगा वज़ीर इत्तलाआत की शक्ल में, और दाखिला के मामले में सरफराज भुट्टी साहब जो हैं, और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है इन सिविल इंतज़ामिया, उसके लिए आहत चीमा साहब होंगे। खान साहब जहाँ से भी फरार होना चाहेंगे, अगे कोई ना कोई खड़ा होएगा भी नहीं खान साहब हुण नहीं, इत्थों नहीं नस सकते तुसीं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।